देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसीलिए असम सरकार के फैसले का असर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों पर देखने के लिए मिलता है। पिछले कुछ सालों से देश भर की नजर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों पर रही है, फिर चाहे वो जैविक स्टेट अरुणाचल प्रदेश हो या फिर असम की बात हो। असम में भाजपा सरकार ने दोबारा जीत हासिल करी और लोगों को ये भरोसा दिलाया रोजगार और सुरक्षा का। आज असम में शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम से भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि असम में दोबारा भाजपा सरकार के कई फैसले काफी चुनौतीपूर्ण रहे और दिलचस्प भी। जैसे सरकारी कर्मचारी अगर बिजली का बिल नहीं देता है तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी, या फिर मंदिर के 5 किलोमीटर के इलाके में अगर बीफ की खरीद या बिक्री होती है तो उस पर प्रतिबंध लगाया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 सालों में 2016 में हमारी सरकार बनी थी, जी। उस समय असम की जो जीएसडीपी थी वो 2,02,000 करीब थी, जो 2019-20 में बढ़कर के 3,51,000 तक जाकर के पहुंच गई। जी। पर कैपिटा इनकम जो 2016-17 में 66,330 करोड़ थी, वो 2019-20 में जाके 90,692 करोड़ रुपए तक जाकर के पहुंच गई। तो हमने जो 5 सालों में जो विकास किया, जी। उस विकास की वजह से आसाम की जनता ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आसाम को विकास की गति पे आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से उन्होंने सहयोग दिया, जी। अगर प्रधानमंत्री सहयोग न देते तो ये उपलब्धि हासिल करना काफी मुश्किल था। जी। जैसे कि 20,000 किलोमीटर रास्तों का हमने निर्माण करवाया, तेल खंड के यूनियन के लिए डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने 46,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि आगे बढ़ाई। चाय बागान के काम करने वालों के लिए 7,20,000 श्रमिकों के बैंक अकाउंट खोले गए, उनके खाते में 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई और उनको फ्री राशन, फ्री चावल वगैरह जो है, और अन्य जो टी गार्डन इलाका में जो शिक्षा की सुविधा कहिए या चिकित्सा की सुविधा कहिए, वो हमने उपलब्ध करवाई। और कांग्रेस सरकार के समय में आसाम को 8,000 रुपया ऑयल रॉयल्टी का मिलना चाहिए था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब यहाँ से राज्यसभा से यहाँ से सांसद थे और देश के प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने वो 8,000 करोड़ रुपया ऑयल रॉयल्टी का जो आसाम को मिलना चाहिए था, वो पैसा भी उन्होंने आसाम को नहीं दिया। तो 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने वो 8,000 करोड़ रुपया जो ऑयल रॉयल्टी का जो आसाम को मिलना चाहिए था, वो आसाम के लिए उन्होंने रिलीज कर दिया। तो ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी, नॉर्थ ईस्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी का विशेष प्रेम है और पिछले 5 सालों में जो डेवलपमेंट की एक बुनियाद जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने रखी थी, उस बुनियाद पे अब एक भव्य इमारत बनाने का कार्य जो है वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी कर रहे हैं। इसी बात पे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि मदरसों को बंद करने के फैसले पर भी काफी विवाद हो रहे थे। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, भले ही वो परिवर्तन उनके हित में ही हो? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मदरसों को हमने बंद नहीं किया है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ ये है कि प्राइवेट मदरसे हैं, वो चलेंगे, उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता था, जो मदरसे सरकारी अनुदान से चलते थे, उनको हमने अनुदान देना बंद कर दिया और उनको हम सेवा के अंडर में लेकर के आए। सेवा माने सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम, वो सेवा के अंडर में हम लेकर के आए। तो वहां जो टीचर्स वगैरह थे, उनकी
जो नौकरी है वो कंटिन्यू रहेगी, वो सेवा के अंडर उनको हम लेकर के आ गए हैं। जी, तो लेकिन जो ये जो माने एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ उठ रहा था जी, कि सरकारी अनुदान से आप मजहबी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? वहाँ मजहबी तालीम दी जाती थी मदरसों में, तो अगर सरकारी अनुदान से आप मजहबी शिक्षा देंगे, तो कल को तो लोग ये कहेंगे कि भैया फिर गीता की भी शिक्षा सरकारी पैसे से दीजिए, फिर बाइबल की भी शिक्षा सरकारी पैसे से दीजिए। क्रिश्चियन लोग भी ये उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, जी, और अन्य धर्मावलंबी भी आवाज उठाएंगे। तो ये बहुत दिनों से ये मांग थी असम सरकार के सामने, लोगों ने रखा था इस बात को जी, कि प्राइवेट मदरसों पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकारी अनुदान से जो मदरसे चलते हैं, उनको सरकारी अनुदान देना बंद कर दे। तो बहुत से प्राइवेट मदरसे हैं वो चल रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, जी, लेकिन सरकारी अनुदान हमने बंद कर दिया। तो उन उन स्कूलों को हम सेवा के अंडर में लेकर के आए हैं। तो जी, अब उनको हम सेवा के अंडर में ला कर करके उनको हम बुनियादी शिक्षा देंगे, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे उनको भविष्य में जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो अपनी प्रतिभा को अपने शिक्षा के द्वारा, अपनी स्किल डेवलपमेंट के द्वारा वो समाज के सामने, देश के सामने अपनी प्रतिभा को रख कर करके अपना और देश का नाम रोशन कर सके। ऐसा हमने निर्णय लिया। जी। तो प्रमोद जी, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि असम और मिज़ोरम को लेकर भी पिछले दिनों काफ़ी विवाद रहे हैं। क्या इसके पीछे रोहिंग्या एंगल है, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहता है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से इसमें रोहिंग्या एंगल की संभावना कम है। 1933 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको जो ये जो लुसाई हिल्स बोल करके जो इलाका, जो जी, जो इलाका है, लुसाई हिल्स के नाम से जो इलाका जाना जाता है, 1933 में नोटिफिकेशन होने के बाद में उसको मिजोरम को मान्यता मिली। उसका मिजोरम की सीमाओं का सीमांकन किया गया 1933 में। और 1972 में मिजोरम जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना, और 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जी, तो 1933 के नोटिफिकेशन के आधार पे ही 1972 में मिजोरम जो केंद्र शासित प्रदेश बना, और उसके बाद में 1987 में स्वतंत्र राज्य के हिसाब से अस्तित्व में आया। तो ये ऐतिहासिक ये तथ्य, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था असम का, जो 1933 के हिसाब से जो नोटिफिकेशन हुआ, और जिसको मानते हुए मिजोरम का गठन हुआ 1972 में केंद्र शासित राज्य के हिसाब से, और 1987 में पूर्ण राज्य के हिसाब से। उस डिमार्केशन को वर्तमान मिजोरम की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, और जो फॉरेस्ट रिजर्व है, फॉरेस्ट रिजर्व में एक कानून है, लैंड ऑफ लॉ भारत सरकार का कानून है जी, कि वहां आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वहां किसी भी तरह का फॉरेस्ट रिजर्व में निर्माण नहीं हो सकता, ये भारत सरकार का कानून है। लेकिन मिजोरम ने वहां रिंगटा बस्ती में सड़क का निर्माण किया, और एक हिलॉक बोल के एक एरिया है वहां पर, वहां उन्होंने न्यू आर्म्ड कैंप भी वहां सेटअप कर लिया, जो जो न्यूट्रल कैंप है जो सीआरपीएफ का हिलॉक में, उसके बगल में। जी, तो आसाम पुलिस के लोग जो है, उच्च पदाधिकारीकरण गण, आईजीपी, डीआईजी, डीसी कछार, एसपी कछार, डीएफओ कछार, ये सब वहां उनसे बातचीत के लिए गए। और वहां उसी दरमियान, उसी दिन असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी कम से कम 6 बार मिजोरम के मुख्यमंत्री से बात की, और बातचीत चल रही थी। जी, लेकिन अचानक जो मिजोरम के जो जवान थे, पुलिस के जवान थे, और कुछ वहां के जो लोग थे, उन्होंने
टॉप हिल्स जो इलाका था, जो ऊंचाई पे जो इलाका है, जी, उस पे पोजीशन लेकर करके उन्होंने एलएमजी से फायरिंग चालू कर दी। जी, और उस एलएमजी से फायरिंग चालू करने की वजह से असम के 6 जवान शहीद हुए, बहुत से लोग आहत हुए। तो ये इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए थी। ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि दोनों ही राज्य भारत सरकार के अभिन्न अंग हैं। हम दोनों पड़ोसी राज्य हैं, कोई बिल्कुल, शत्रु मिजोरम कोई हमारा शत्रु राष्ट्र नहीं है जी। और असम कोई मिजोरम का शत्रु राष्ट्र नहीं है। तो हेमंत जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि चाय के बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके जीवन में बदलाव बहुत कम आता है। सरकारें बदलती हैं, बट उनकी जो समस्याएँ हैं, वो जस की तस रहती हैं। इस बार हेमंत विश्वकर्मा जी की सरकार क्या कुछ बदलाव करेगी उनके लिए? देखिए, अभी हाल ही में हमने जो चाय चाय बागीचा धन पुरस्कार मेला बोल करके आयोजन किया था। जी, उसमें 3,000 रुपए कर करके डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा 7 लाख अकाउंट में डाले गए थे, जिससे 7,44,667 लोग जो हैं वो बेनिफिटेड हुए थे। और इसके पहले भी 2 बार 2500 रुपया करके 2 बार उनके अकाउंट में डाले गए और इस स्कीम में 584 करोड़ रुपए इस स्कीम में खर्च हुए हैं। जी, और उसी तरह उनको फाइनेंशियल हेल्प जो है, जो हमारे चाय बागान की जो जो गर्भवती जो महिलाएं रहती हैं, उनको 12,000 रुपए की सहायता प्रदान का निर्णय जो है असम सरकार ने लिया। उनके जो बच्चे हैं उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल में इंस्टीट्यूशन में उनके लिए सीट रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। जी, और इस तरह से आज उनकी जो हमारे अभी जो हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो चाय बागान की जो मजदूरी है उसमें भी वृद्धि की है। तो चाय बागान की समस्या और वहाँ उनको फ्री राशन, फ्री चिकित्सा, फ्री मेडिकल और इस तरह की भी व्यवस्था जो है असम सरकार ने की है। तो चाय बागान के लिए काफी हमारी सरकार ने काफी काम किए हैं और आने वाले समय भी हम उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम समाधान करने का हमारी जी, सरकार प्रयास करेगी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे हमारे साथ असम से भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जी, जिन्होंने शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बातें रखी। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।